नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9 का सेकंड चैप्टर साइंस का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पढ़ना स्टार्ट किया था। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन यानी विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट, विलय और विलायक। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या क्या विलयन के गुणधर्म होते हैं, ये भी पढ़ा था। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता। बेटा सॉल्यूशन क्या है ये आपको क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ ये कंसंट्रेशन का क्या मतलब बनता है ये आपको समझना है। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी किसी विलयन में विलेय की मात्रा। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो अगर मान लीजिए पानी में आपने नमक मिला दिया है, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, और इसे अच्छे से घोल लिया है तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई होप। तो ये एक विलयन बन जाएगा। अब इस पानी में मैंने कितना नमक घोला है, कम घोला है या ज़्यादा घोला है, पानी कितना था, सॉल्यूशन कितना है टोटल, ये सब मुझे क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए 1 ग्लास पानी है मेरे पास और उस 1 ग्लास पानी में मैंने 1 चम्मच नमक घोला है, और इसी तरह से मैंने दूसरा ग्लास लिया है, उसमें भी 1 ग्लास पानी है पूरा फुल, और उसमें 4 चम्मच नमक मिला दिया। तो एक में नमक की मात्रा ज़्यादा है और एक में नमक का अमाउंट कम है, राइट। तो दोनों ग्लासेस का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, ठीक है। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, क्या होती है सांद्रता, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जैसा आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने बताया था जिसको मिलाया जाता है, हिंदी में इसे विलय कहते हैं, और यहाँ मैं नमक को मिला रही हूँ और पूरा मिलके सोल्यूशन बन रहा है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इस केस में नमक, प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, किसी विलयन में विलय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर बेटा। चलिए, तो इस तरह से मुझे 2 यहाँ पे वर्ड्स आ जाते हैं, एक है डाइल्यूट और एक है कंसंट्रेटेड। यानी एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या मतलब है इसका, तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। तो बेटा देखो, तनु या डाइल्यूट हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे, उस विलयन को कहेंगे जिसमें सोल्यूट की मात्रा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगा या फिर पानी ज़्यादा होगा। अगर मैं ये एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं तो अगर मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लूं बीकर में, ग्लास में, जिसमें सॉल्ट कम हो और पानी ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, तनु विलयन। और अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन ले लूं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि सोल्यूट ज़्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक और यहाँ पर 4 चम्मच नमक। ये दोनों कंपैरेटिव टर्म्स हैं, यानी तुलनात्मक हैं। ये ज़्यादा और ये कम। क्या ज़्यादा कम, सोल्यूट की मात्रा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्लियर है, विलय की मात्रा। तो एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 टर्म्स हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं, आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएंगी कि किस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं, किसको अनसैचुरेटेड और किसको सुपर सैचुरेटेड। देखिए मान लीजिए आप जो है वो डेली 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, आपको जो भूख होती है वो 3 रोटी की भूख है आपको, ठीक, लेकिन आपको अभी तक आपने सिर्फ 1 ही रोटी खाई है। तो इसका मतलब आप 2 रोटी और खा सकते हैं ना, लेकिन आपने खाई कितनी है, 1 रोटी। तो ऐसे कंडीशन में जब आप बिल्कुल पूरा फुल नहीं हुए हो
इस तरह के सोल्यूशन को हम, इस तरह के विलयन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, यानी असंतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए एक ग्लास पानी में मैंने ये एक ग्लास पानी है, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। ये 1 चम्मच नमक मैंने अच्छे से घोल दिया, डिज़ोल्व कर दिया। इसमें और नमक भी आ सकता है, जैसे मैंने बताया ना, अभी आप और रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन खाई नहीं है, 1 ही चम्मच यानी 1 ही रोटी खाई है, हालांकि और आ सकती है। तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन बना मेरे पास, इस कंडीशन में जो विलयन बना, उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है बेटा? चलिए, इसी का उल्टा होता है सैचुरेटेड, यानी आपको 3 की भूख थी और आपने 3 ही रोटी खा ली, 3 से ज़्यादा नहीं खाई, 3 से कम नहीं खाई, यानी इस पानी में जितना नमक ईजिली घुल सकता था मैंने वो नमक इसमें घोल दिया, राइट। जितना इसमें घुल सकता था, मान लीजिए 6 चम्मच नमक इसमें घुल सकता था और 6 का 6 मैंने इसमें घोल दिया, डिज़ोल्व कर दिया। तो तब जो सोल्यूशन बनेगा, तब जो विलयन बनेगा, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है बेटा? यानी जितना खा सकते हैं उतना खा लिया तो सैचुरेटेड, अगर उससे कम खाया है तो अनसैचुरेटेड। क्लियर? अब जाहिर है तीसरा भी आपको समझ ही आ गया होगा, ये कम खाया, ये उतना ही खाया, और ये ज़्यादा खा लिया, यानी 3 की भूख थी और आपने 4 या 5 खा लिया, यानी यहाँ पे 6 चम्मच नमक आ सकता था और आपने किसी भी तरह से 7-8 चम्मच इसमें घोल दिए। तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, उसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी अति संतृप्त विलयन। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि जब ये 6 ही चम्मच इसमें डिज़ोल्व हो सकते थे, 6 चम्मच नमक, या तो मैं इसमें और पानी डाल दूँ, है ना, 1 ग्लास की जगह पानी बढ़ा दूँ, तो क्या होगा, इसमें और नमक घुल जाएगा। क्लियर है? लेकिन पानी अगर मैं ना बढ़ाऊँ, पानी उतना ही है, 1 ग्लास पानी है और 6 ही चम्मच नमक घुल सकते हैं, तो फिर इसमें 7-8 चम्मच नमक कैसे घोलेंगे हम? बेटा ये आपको डेली लाइफ एक्सपीरियंस से पता होगा कि अगर आप इसको गर्म करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जितना इसमें नमक घुल सकता था उससे ज़्यादा आप इसमें डिज़ोल्व कर पाएंगे, है ना। करते हैं ना आप, जैसे आप नॉर्मली भी करते हैं, मान लीजिए चीनी जल्दी घोलनी हो या नमक जल्दी घोलना हो तो आप उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, है ना। तो यही है यहाँ पर भी, अगर ये 6 ही चम्मच इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं तो 7-8 एक्स्ट्रा डालने के लिए, एक्स्ट्रा डिज़ोल्व करने के लिए मुझे इसे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ये एरो ऊपर है, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई तापमान बढ़ाने से ये इसमें और कैसे घुल जाएगा? क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। आप बताइए, आपने पहला चैप्टर किया है और उसमें हमने पढ़ा था कि जो पानी होता है उनके कणों के बीच में दूरी होती है, पढ़ा था ना हमने, यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, दूरी होती है ना। लेकिन मैं गर्म करती हूँ इसे, यानी तापमान अगर बढ़ा दूंगी तो ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे ना। याद आ रहा होगा अगर आपको पहला चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा है ये कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी गतिज ऊर्जा इंक्रीज़ हो जाती है, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो भी बढ़ जाता है। तो अब अगर कणों के बीच में जगह खाली हो गई है तो इसमें और नमक आ सकता है ना, बस वही होता है यहाँ पर भी। इसीलिए तब उस कंडीशन में हम इसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है बेटा? डाइल्यूट कंसनट्रेटेड मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, या सॉरी इसमें सोल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, विलायक कम है। क्लियर? यहाँ ये तीनों सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये भी क्लियर हो गया आई गेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है घुलनशीलता यानी सॉल्यूबिलिटी। देखिए सेम ही चीज़ है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी तापमान पर विलय की वह मात्रा जो कि एक संतृप्त विलयन बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, घुलनशीलता। जैसे फिर यही एग्जाम्पल लेंगे, यही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, ठीक है, मैंने कोई एक्स्ट्रा गर्मी नहीं दी है, कुछ गैस पे नहीं रखा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है,
और 1 ग्लास पानी है, ठीक है। अब मान लीजिए इस 1 ग्लास पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पे, मैं अलग से घटा बढ़ा नहीं रही हूँ, उसे रूम टेम्परेचर कहेंगे, इसमें 4 चम्मच नमक घुल सकते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं, 4 चम्मच नमक इसमें घुल सकते हैं, ठीक है। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना भी नमक या सल्यूट, नमक की जगह कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी सल्यूट, कोई भी विलय, ठीक है, तो जितना इसमें सल्यूट घुल सकता है ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, संतृप्त विलयन बन जाए, उसे हम कहते हैं घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी। क्लियर बेटा? और ये सॉल्युबिलिटी हर एक की अलग अलग होती है। जैसे इस पानी में 4 चम्मच नमक घुल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 4 ही चम्मच चीनी भी घुल जाएगा। हो सकता है चीनी 3 ही चम्मच घुले या चीनी 5 चम्मच घुल जाए। हर एक पदार्थ यानी हर एक मैटर की घुलनशीलता अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये तो उनका अपना एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना, अपना एक गुणधर्म हो गया, ठीक है। कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 3 रोटी खाएगा, ठीक है। सारे के सारे बराबर बराबर रोटियां तो नहीं खाते ना, हर एक की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। तो क्या है, फिर से देख लेते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सल्यूट यानी जितना विलय घुल सकता है ताकि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, संतृप्त विलयन बन जाए, उसे हम कहते हैं घुलनशीलता। क्लियर बेटा? चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल और फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं CBSE में, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यानी विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। कितना मैंने नमक लिया है अपॉन टोटल कितना बना है सोल्यूशन, मतलब टोटल विलयन कितना मेरा बना है। या फिर ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी विलय की मात्रा अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना नमक लिया है और कितने पानी में लिया है। देखो सॉल्वेंट अलग है, ये विलायक है, और सॉल्यूशन यानी विलयन। आपको याद होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, यानी विलयन जो होता है वो विलय प्लस विलायक होता है, ठीक है। यानी अगर मैं शरबत बना रही हूँ तो ये पूरा शरबत का जार हो गया मेरे पास, 1 ग्लास शरबत हो गया, और उसमें क्या क्या डलेगा? चीनी डलेगी और पानी डलेगा। तो दोनों तरीक़ों से मैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को बता सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे नहीं आते हैं उतने, न्यूमेरिकल आएंगे आपके ये 2 फॉर्मूले पे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बड़े सिंपल से 2 फॉर्मूले हैं कंसंट्रेशन के यानी सांद्रता के। पहला है बेटा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत, किसका? विलयन का। आपके क्वेश्चन में अच्छे से गिवन होगा कि मास बाय मास परसेंट निकालना है या मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, ठीक है। तो मास बाय मास में क्या होता है? ऊपर आता है मास ऑफ सोल्यूट यानी विलय की मात्रा अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन यानी पूरे विलयन की मात्रा इंटू 100। और इंटू 100 क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये परसेंटेज में, आपको पता है जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंट में क्या होगा? ऊपर भी मास आएगा, नीचे भी मास आएगा, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा हमेशा नमक की मात्रा अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन जो पूरा मेरा विलयन बन गया है, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला है दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, यानी द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत। ये वॉल्यूम मतलब आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट वही नमक, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है बेटा? देखिए हम ये NCERT का क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम की बुक है, मैं हिंदी में भी बता दूंगी आपको। अ सोल्यूशन यानी किसी विलयन में कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। नमक कितना है? 40 ग्राम। तो
नमक क्या होता है? सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट यानी विलेय कितना है? 40 ग्राम। क्लियर बेटा? इन 320 ग्राम ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट जिसमें घोला गया है यानी विलायक, विलायक कितना है? 320 ग्राम, ठीक है। तो पानी हमने लिया 320 ग्राम और नमक कितना डाला है? 40 ग्राम। क्लियर? हमें निकालना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। मैंने कहा था ना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको मास बाय मास निकालना है या मास बाय वॉल्यूम निकालना है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान परसेंटेज या द्रव्यमान बटे आयतन परसेंटेज, आपको अच्छे से गिवन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप फटाफट से ऊपर लिख दीजिएगा मास और नीचे लिख दीजिएगा मास, ठीक है। अब बताऊंगी क्या करना है। तो मास बाय मास में क्या होता है बेटा? फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट। क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यही है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट यानी नमक, नमक कितना था? 40। क्लियर? और नीचे आता है मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब पूरा जो बन गया है। और बनेगा कैसे? जब हम पानी और नमक को दोनों को मिला देंगे। तो पानी है 320, नमक है 40, तो ये हो गया टोटल 360 और फिर इंटू 100, दैट इज़, ये आपको थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी, 11.1%। क्लियर बच्चे? अगर इसी की जगह वॉल्यूम दे रखा होता तो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन होता। ऊपर आप लिख देते 40 यानी मास ऑफ सोल्यूट और नीचे आता वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी 1 लीटर बना है, 2 लीटर बना है, वो क्या है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता, नीचे वो आ जाता और फिर इंटू 100। इससे आपका इजीली ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 2 या 3 नंबर में या तो ये वाला फॉर्मूला आता है मास बाय मास या तो मास बाय वॉल्यूम। क्लियर बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन यानी निलंबन। देखिए इससे पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया था, विलयन, और अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन यानी निलंबन। ये भी मिश्रण ही है। मिश्रण के 3 प्रकार पढ़े थे ना हमने, मिक्सचर के 3 टाइप्स पढ़े थे। एक था आपका सॉल्यूशन, एक है आपका सस्पेंशन और एक आएगा आपका कोलॉइडल। तो सॉल्यूशन यानी विलयन हम पढ़ चुके हैं और अब हम आ जाते हैं सस्पेंशन यानी निलंबन पे, ठीक है। क्या होता है ये? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व्ड बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। हिंदी में यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। अब देखो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा ये, है ना। ये हेट्रोजेनस क्या होता है और ये डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप ये एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है चॉक पाउडर प्लस वाटर या फिर मिट्टी प्लस वाटर, कुछ भी, ठीक है। अब आप कंपेयर करिए एक ग्लास जिसमें आपने 2 ग्लास रख लीजिए, एक में आपने दोनों में सेम पानी डाल दिया, एक ग्लास पानी डाल दिया। एक में तो आपने नमक घोला है 1 चम्मच और एक में आपने 1 चम्मच चॉक पाउडर या धूल मिट्टी ये घोली। क्लियर? अब अगर दोनों को आप थोड़ा सा डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे यानी घोलने की कोशिश करेंगे तो जो नमक या चीनी वाला होगा वो तो आपका अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या ये वाला डिसॉल्व होगा? नहीं होगा ना। अच्छा, इसको डिसॉल्व करने के बाद जब आप घोल देंगे तो आपको क्लियर सोल्यूशन दिखेगा उस वाले में यानी चीनी पानी में, लेकिन इस वाले में चॉक पाउडर और वाटर वाले में आपको क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखेगा, ठीक है बेटा। तो आपको इस वाले एग्जाम्पल से अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है सोल्यूशन में यानी विलयन में और सस्पेंशन यानी निलंबन में। वो समांगी मिश्रण था यानी हर तरफ से अगर मैं कहीं से भी 1 चम्मच उठा लूँ तो आपको सब तरफ सेम टेस्ट आता, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कहीं नमक ज़्यादा या कहीं कम, लेकिन इसमें आपका हेट्रोजेनस यानी विषमांगी मिश्रण है, यानी आप कितना भी उसको हिला डुला लें थोड़े टाइम के बाद आपको कहीं पर चॉक पाउडर ज़्यादा दिखेगा या रेत ज़्यादा दिखेगी, कहीं पर कम दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये माध्यम में निलंबित रहते हैं, घुलते नहीं हैं। डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। क्लियर बच्चे?
अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, यानी गुणधर्म। हमने सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सस्पेंशन की भी पढ़ रहे हैं, और बाद में कोलॉइडल सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी बार कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाता है, तुलना करनी होती है, 3 नंबर में आ जाता है, तो सबकी 3-3 पॉइंट्स आप लिख देंगे क्वेश्चन पेपर आंसर्स में। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी विषमांगी मिश्रण है। मैं बता चुकी हूँ कैसे है हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद आपको कहीं पर ज़्यादा दिखता है, कहीं पर कम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट है पार्टिकल आर विजिबल विद नेकेड आई, यानी कण आँखों से दिखाई दे देते हैं। अब आप अगर नमक पानी का देखें तो आप घोलने के बाद आपको अलग से नमक तैरता हुआ नहीं नज़र आएगा, घोलने के बाद। ठीक है, जबकि आप इसको कितना भी घोलने की कोशिश कर लें, आपको अलग से चॉक पाउडर तैरता हुआ दिखेगा या रेत तैरती हुई दिखेगी। क्लियर। तो क्योंकि इसके कण बड़े बड़े हैं तो इसीलिए आपको आंखों से दिख जाते हैं, उस सॉल्यूशन वाले केस में नहीं दिखते। आगे बढ़ते हैं। स्कैटर्स लाइट, यानी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं, मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, और इसमें मैं रेत डाल दूँ, तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, आपको आंखों से दिखते हैं, तो अब अगर आप इन पे लाइट मारेंगे, लेज़र लाइट डालेंगे, तो वो क्या होगा, पार्टिकल्स इस लाइट को फैलाएंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस लाइट को फैलाएंगे और आपको लाइट का रास्ता दिखेगा। क्लियर बेटा। जबकि सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं होती, प्रकाश की किरणें नहीं फैलती। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अनस्टेबल, यानी यह अस्थाई होता है। क्या मतलब है अस्थाई होने का? बेटा देखो, फिर मैं कंपेयर करके बताऊंगी। अगर आप नमक पानी का घोल लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये वैसा का वैसा ही रहेगा। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप रेत लें और पानी लें, ठीक है, उसे अच्छे से घोल लें, बहुत अच्छे से घोलने के बाद आपको थोड़े टाइम तक तो दिखेंगे ये पानी में तैरते हुए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, रेत नीचे बैठ जाएगी, है ना, इट विल सेटल डाउन, और पानी ऊपर ऊपर रहेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, घोलने के बाद पानी में नमक अच्छे से घुल गया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो दिस इज स्टेबल बट दिस इज अनस्टेबल। एक टाइम पे आपको लगेगा, फिर से हिलाओगे फिर से मिक्स हो जाएगा, पर फिर थोड़ी देर बाद ये बैठ जाएगा। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है, यानी अस्थाई है। क्लियर बेटा। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कैन बी फिल्टर्ड, यानी छानन विधि से अलग किया जा सकता है। फिर कंपेयर कर लीजिए, भाई आपने ये डिज़ोल्व कर लिया, आप कितना भी छन्नी लेके इसे छानते रहो, नमक और पानी एक साथ ही आएगा नीचे, है ना, नमक और पानी अलग अलग नहीं होगा। जबकि इसको अगर आप छानें, फिल्टर करें, तो पानी नीचे रह जाएगा और ऊपर फिल्टर पेपर पे आपका रेत अलग हो जाएगा। तो दिस कैन बी फिल्टर्ड, दिस इज नॉट। क्लियर बेटा।